डेविल रिटर्न टू हाई स्कूल के चैप्टर 28 में तुम सभी का स्वागत है। उम्मीद देखो लास्ट पार्ट में तो वैसे बहुत कुछ हुआ था, बट जो याद रखने वाली चीजें वो बस ये कि हमें एक कंस्ट्रक्शन साइट दिखाई गई थी जहाँ पर एक वर्कर के साथ एक एक्सीडेंट हो गया था एंड उसे पास वाले हॉस्पिटल में ना ले जाकर बल्कि 1 घंटे दूर वाले हॉस्पिटल में लेकर जाया गया था। और तो वो जो कंस्ट्रक्शन के लोग थे उन्होंने उस वर्कर के बेटे से आकर बोला कि बेटा तेरे बाप की लापरवाही की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसके वजह से हमारा बहुत बड़ा लॉस हो गया। एंड उसको कंपनसेशन देने की जगह बल्कि उससे बोलने लगे बेटा हमें तुझसे कोई कंपनसेशन नहीं चाहिए बिकॉज हमारा दिल बहुत बड़ा है। एंड भाई ऐसा एक्सीडेंट जब म्यूजियम कंस्ट्रक्शन के अंदर हुआ तो गोचिंग ने सीधा बोला कि बेटा लॉसेस मैं झेल लूंगा, बट पहले इन्हें रेस्क्यू करो और इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाओ। इसके बाद उन सभी को रेस्क्यू कर लिया गया था एंड किसी को भी ज्यादा इंजर्ड हुआ नहीं था, बट बस एक बंदा था जिसके साथ कुछ ज्यादा ही हो गया था कि डॉक्टर सीधा उसके पैर काटने पे आ गया, जिस वजह से फिर गोचिंग ने जाकर थोड़ी समझदारी दिखाई युनसोंग के खेने पर एंड उनसे जाकर माफी मांगी। इवन उनको कंपनसेशन भी दिया जो कि 500 मिलियन वॉन्स का था और तो उसकी इलाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसने खुद ने ले ली। इसके बाद हमने लास्ट में देखा था कि उस कंस्ट्रक्शन वर्कर का बेटा अपने बाप का रिवेंज लेने के लिए सीधा न्यूज में जा पहुंचा और तो उसने क्या बोला वहां जाकर वो हमें अभी पता चलेगा, बट उससे पहले हमें कुछ न्यूज दिखाई जाती है जिसमें हमें पता चलता है कि गंगनम अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर लापरवाही की वजह से टोटल 5 वर्कर्स की डेथ हो गई एंड ये हुआ बेकार सा कंक्रीट यूज करने की वजह से। देन हमें एक वर्कर के थ्रू पता चलता है जो कि एक न्यूज रिपोर्टर को बता रहा होता है कि सभी वर्कर्स ने मिलकर कंस्ट्रक्शन के ओनर को समझाया कि अगर जल्दी जल्दी काम किया जाएगा तो एक्सीडेंट होंगे, बट उन्होंने ना सुनी। और तो जब एम्बुलेंस बुलाने की बारी आई तब भी उन्होंने एम्बुलेंस भी टाइम पर नहीं बुलाई। और ये बस कंस्ट्रक्शन के मामले में 1-2 कंपनी के साथ नहीं हो रहा बल्कि कई सारी कंपनियों के साथ हो रहा है। लाइक इसके रिलेटेड एक के बाद एक न्यूज़ लोगों के सामने आए जा रही है कि कंस्ट्रक्शन के अंदर घटिया माल यूज हो रहा है और अगर किसी के साथ कुछ हो रहा है तो एम्बुलेंस भी टाइम पर नहीं बुलाई जा रही है, ऐसा कुछ। यानी कि जिन दिनों कंस्ट्रक्शन का काम हद से ज्यादा ऊंचाइयां छू रहा था उन दिनों में इन कंपनियों ने अपनी नाक कटवा कर बैठ गए। लेकिन इस वजह से एक कंपनी का हद से ज्यादा सोना चांदी होने वाला है। वो कौन है अभी हमें पता चलेगा। अभी हम आते हैं उसी कंस्ट्रक्शन वर्कर के बेटे जुंग ह्योक पे जो कि न्यूज में बता रहा होता है कि वो कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर जो एक्सीडेंट हुआ था उसके चक्कर में उसका वो परमानेंट डिसेबल हो गया यानी अपाइज हो गया। देन न्यूज रिपोर्टर आज कि भाई आप डिटेल में बताएंगे कि आपके फादर के साथ क्या हुआ था। देन वो उन्हें सब कुछ बता देता है कि क्रेन जल्दबाजी में सामान खींच रही थी, उसका लॉक खुल गया और उसका पूरा सामान आकर उसके बाप के ऊपर गिर गया। इवन जब एम्बुलेंस बुलाने की बारी आई तब मैनेजर ने एम्बुलेंस न बुलाकर अपने सुपीरियर को कॉल लगाना ज्यादा प्रेफर करा, जिस वजह से उसका बाप पूरे 2 घंटे लेट हॉस्पिटल पहुंचा था। देन न्यूज रिपोर्टर आज कि भाई मैंने सुना है कि हॉस्पिटल थोड़ी सी दूरी पर था तो उन्हें उस हॉस्पिटल क्यों ले जाया गया जो कि 1 घंटा दूर था। देन ही सेड कि वो लोगों का क्लेम करना है कि वो लोगों ने उस हॉस्पिटल इसलिए लेकर गए बिकॉज वो उनके एफिलिएट में था, जिससे हमारी हेल्प हो पाती, हमें थोड़ा सा बेनिफिट मिलता एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम को बिल्कुल भी फेस नहीं करना पड़ता। बट मेरे बाप को इसमें से कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। न्यूज रिपोर्टर आज कि आपको क्या लगता है कि उन्होंने इतना बकवास सा डिसीजन क्यों लिया। देन वो टेबल पर मुक्का मारते हुए बोलता है कि ताकि वो अपना एक्शन छुपा सके एंड उनका कंस्ट्रक्शन का काम डील लेना हो, यानी कि ये सब कुछ पैसों की वजह से हुआ था। आगे वो उन्हें बताता है कि ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनी बस ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के बारे में सोचती है एंड अपने वर्कर्स को टूल समझती है जिनसे वो जल्दी काम करवा ले। वैसे तो इसके अगेंस्ट कोई और खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता, बट मैंने हिम्मत दिखाई और मैं यहाँ आया बिकॉज मैं नहीं चाहता कि जो मेरे बाप के साथ हुआ वो किसी और के साथ भी हो। जो सुनने के बाद न्यूज रिपोर्टर उसको यहाँ आने के लिए थैंक्स बोलता है और उसे बोलता है कि मैंने सुना है कि आपको एंड में कुछ और भी बताना था। देन वो उन्हें बताता है कि वो भी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है एंड ऐसा ही सेम इंसिडेंट उसके अंदर भी हुआ, बट उस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने जो एक्शन लिया वो बहुत ही अलग था। वेल ये किसकी बात कर रहा है तुम समझ ही गए होगे, अपने म्यूजियम कंस्ट्रक्शन की। और तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने नरेटर से सुना था कि एक ऐसा बटरफ्लाई इफेक्ट है जिसके बारे में युनसोंग ने प्रेडिक्ट भी नहीं किया होगा। देखो बटरफ्लाई इफेक्ट असल में एक छोटे से इफेक्ट को बोलते हैं जिसका इम्पैक्ट आगे चलकर बहुत बड़ा हो जाता है। लाइक मुझे 1 रुपया मिला, मैंने उसकी लॉटरी खोली और उस 1 रुपए से मुझे 1000 रुपए मिल गए, तो अब तुम समझ ही गए होगे कि बटरफ्लाई इफेक्ट किसको बोलते हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं म्यूजियम कंस्ट्रक्शन कंपनी पर जहाँ पर हमें पता लगता है कि अपने लाले गोचेंग को कंस्ट्रक्शन का मैनेजर बना दिया गया है। और तो जो एक्सीडेंट हुआ था उसके चक्कर में अपने लाले गोचेंग को भी लोग काफी पसंद करने लगे। इवन एक बंदा तो अपनी वाइफ का ऑनियन जूस लाकर उसको दे देता है, इधर ये आपके लिए मेरी वाइफ ने खास आपके लिए बनाया है ना भाई, ये जूस पीने से अच्छा तो मैं करेले का जूस पी लूं। मतलब कौन पीता है यार प्याज का जूस। गोचिंग बेचारे का भी मन नहीं कर रहा होता है लेने का, लेकिन उसको लेना पड़ जाता है बिकॉज भाई लोंडे को अपनी इमेज जो बनानी है, बट वो उसे पीता नहीं है। उसकी जगह लोंडा अपना आराम से रामन एंजॉय करता है। तभी वो वर्कर जिसने उसको ऑनियन जूस दिया था वो वहाँ पर आ जाता है। ना वो ऑनियन जूस की रिकॉर्डिंग नहीं आया है, वो यहाँ पर आया उसे ये बताने के लिए कि उनके यहाँ कोई ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से यहाँ पर शूट करने के लिए आया है। गोचिंग ठीक है भाई मैं तो आराम कर रहा हूँ, एक काम कर तू जाकर हैंडल कर ले। बट तभी वो बंदा बोलता है अरे ना सर उनको आपका इंटरव्यू भी चाहिए। कोचिंग बोलेगा क्या मेरा क्यों भाई, मैंने क्या कुछ गलत कर दिया। इसे सर मुझे नहीं पता। वेल तो इंटरव्यू में क्या होगा वो हमें पता चलेगा, बट उससे पहले हम आते हैं रात को म्यूजियम मेंशन में जहाँ पर गोचिंग का बाप अपने आराम से न्यूज देख रहा होता है। न्यूज में उन्हीं की कंपनी की बातचीत हो रही है कि उन्होंने जो अपार्टमेंट रिकंस्ट्रक्शन का डिसीजन लिया है, यानी कि वही अपार्टमेंट को तोड़ मोड़ कर वापस से बनाने का, ये एक बहुत ही बड़ा डिसीजन था बिकॉज कंस्ट्रक्शन के लिए जो पैसा आता है उसके लिए बैंक से लोन लेना पड़ता है। अगर वो अपार्टमेंट को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके लिए उन्हें बैंक से और लोन लेना पड़ेगा जिसका मतलब और इंटरेस्ट, और इससे इन्हें बहुत बड़ा घाटा भी हो सकता है। तभी दूसरा रिपोर्टर बताता है कि जो डिसीजन था ये उनके बड़े बेटे का था। देखो ये सुनने के बाद भी चीचा को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता
है। बट अगली न्यूज में हम देखते हैं उस लेडी को जिसके हस्बैंड का हॉस्पिटल का खर्चा गोचिंग उठा रहा है और तो इनको 500 मिलियन का कंपनसेशन भी दिया गया है। वो इस टाइम पर न्यूज में गोचिंग और म्यूजियम कंस्ट्रक्शन की कंपनी की तारीफों की पुल बनाई जा रही होती है, जो सुनने की अच्छी जब पहली फुर्सत में वॉल्यूम इंक्रीज कर देते हैं। सेकंड न्यूज में अपन देखते कि अपने लल्ले का इंटरव्यू हुआ जा रहा है, जहाँ पर रिपोर्टर से बोल रहा होता है कि लोग बता रहे थे कि आप लोगों से चिल्ला चिल्ला कर ये बोल रहे थे कि भाई लोगों की जान बचाना हमारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है। इवन जो एक्सीडेंट हुआ था आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद पर ले ली और तो आप अपार्टमेंट को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने वाले हो। तो जरा आप बताएंगे कि आपने ये डिसीजन कैसे ले लिया? देखो अब तो अपने ताऊ भी थोड़ा क्यूरियस हो जाते कि आखिर उनका लल्ला क्या बोलने वाला है। उनका लल्ला बोलता है कि मैंने जो कुछ भी किया ये मेरे बाप की दी गई सीख है। देखो जब हम छोटे थे तब मेरे फादर मुझसे यही कहा करते थे कि बेटा ये बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है, ये हमारा फैमिली बिजनेस है जिसे हमें पूरी जिंदगी संभालना है और अगर कोई गलती होती है तो हमें बस हमारे लॉसेस के बारे में नहीं सोचना है बल्कि हमारे लोगों यानी वर्कर्स के बारे में भी सोचना है। और बस यहीं पर हम देखते हैं कि चिचा को किसी प्रेसिडेंट पार्क का कॉल आ रहा होता है एंड इस कॉल पे क्या है वो मैं तुम्हें बताऊंगा, बट उससे पहले एक बात जान लो कि कभी अगर तुम कोई महान या अच्छा काम कर देते हो एंड उस काम के बारे में तुम्हारे उन पड़ोसी या उन रिश्तेदारों को पता चल जाता है जिन्होंने कभी तुम्हें अपनी शक्ल भी ना दिखाई हो और फिर वो लोग तुम्हारे सीधा घर पर आ जाए या उनका कॉल ही तुम्हारे घर वालों को आ जाए, तो समझ जाना बिटूंगा कि रिश्ते की बात चलने वाली है। और वही यहाँ पर भी होने वाला है। अभी जिन मिस्टर पार्क का कॉल आया होता उन्होंने भी कॉल इसी वजह से लगाया कि भैया तुम्हारा लल्ला तो काफी अच्छा काम कर रहा है, तुमने तो काफी अच्छी सीख दी है उसको, तो क्यों ना थोड़ी रिश्ते की बात चलाई जाए आपस में। और तो अपने कोचिंग के लिए ये बस एक जगह से रिश्ता नहीं आया है बल्कि हमें लेडी के थ्रू पता चलता है जो कि इस टाइम पर मिस्टर गो से ही बात कर रही होती है कि कोचिंग के लिए सिर्फ डाइसन से नहीं बल्कि पूरी कंट्री यानी कोरिया से रिश्ते आ रहा है। भाई देख रहे हो तुम, भाई अपना लाला तो छा गया यार। और तो वो मिस्टर गो से बोल रही होती है कि अगर आपको वो फैमिली पसंद नहीं आ रही है तो मैं आपको कोई और फैमिली बता दूंगी, बट मिस्टर गो उनसे बोलते हैं मैं इस बारे में बाद में देखूंगा। इसके बाद वो अपनी सेक्रेटरी को बुलाकर उससे पूछते हैं हाँ तो भाई बताओ जरा करंट सिचुएशन क्या चल रही है एंड वो उन्हें बताती है कि हमारे तो सोना चांदी हो गए बिकॉज एक के बाद एक हमें कंस्ट्रक्शन के लिए ऑर्डर आए ही जा रहे हैं। कोई बोल रहा है हमें 3000 घर बनवाना, कोई बोल रहा है हमें इतने हजार, और तो गैंगबक्स नेशनल कंस्ट्रक्शन एंड जे केमिकल इंडस्ट्री के एम्प्लॉइज के लिए भी अपार्टमेंट बनाने के ऑर्डर आ रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं हमें डाइसन सिटी से भी ऑफर आए पूरे 5000 घर बनाने का। वो लोग पागल हुए जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए हमारे साथ। और तो उन्हें ये भी जानना है कि काम कब शुरू होगा और कब तक खत्म हो जाएगा। भाई लिटरली बस ये सुनना था चचा के फेस पे खुशी का ठिकाना नहीं। भाई चचा के दिमाग में इस वक्त ये बात पक्का आ रही होगी कि उनका एक बेटा जो कि वेल एजुकेटेड होने के बाद कुछ नहीं कर पाया, वही उनका दूसरा बेटा सिर्फ 12वीं पास करके इतना बड़ा काम कर गया। वैसे मैं भूल गया कोचिंग 12वीं पास था या कॉलेज पास था, वैसे ये इम्पोर्टेंट है भी नहीं। जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इसके बाद सीधे चीचा अपने लोंडे को म्यूजियम कंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना देते हैं भाई, और साथ ही उसको 4 लोंडों की एक टीम भी दे देते कि भाई ये तेरी हेल्प करेगी। कोचिंग भी लाइक भाई मैं सपना तो नहीं देख रही, हकीकत है ना। अभी वो 4 लोंडे कोचिंग को कांग्रेट्स कर रहे होते हैं, तभी कोचिंग की नजर पड़ती है उनमें से 2 लोंडों पर। उसे याद आता है कि भाई ये दोनों तो उसके छोटे भाई चेंगसियोक के साथ काम करते थे, तो ये यहाँ क्या कर रहे हैं। और अभी कोचिंग इसके आगे कुछ सोच पाता है इन दोनों के बारे में, उससे पहले ही उसका बाप वो डाइसन में होने वाले 5000 घरों का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर उसे पार्टिसिपेट लेने को बोल देते हैं कि उधर कोचिंग को कुछ सीखने को मिलेगा। जो सुनकर कोचिंग को काफी अच्छा लगता है, वो भाव करते हुए अपने बाप को बोलता है कि मुझे आपके साथ काम करके अच्छा लगेगा। इसके बाद ही यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है स्कूल में सीधा ह्यूनसुंग के ऊपर। बट उससे पहले मैं तुमसे कुछ बोलना चाहूंगा कि वो जो तो बंदे थे ना, मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ करेंगे, बिकॉज वो इसके छोटे भाई चेंगसियोक के साथ काम करते थे एंड सडनली वो इसकी साइड पर आ गए केस से। वेल जो भी होगा वो हमें आगे पता लग ही जाएगा। अभी के लिए हम वापस आते हैं ह्यूनसुंग पर, जिसको इस वक्त कोचिंग ने मैसेज करके थैंक्स किया होता है बिकॉज उसके वजह से वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो बन गया और साथ ही उसे वो 5000 घरों के प्रोजेक्ट के अंदर पार्टिसिपेट करने को भी मिल गया। वो पता लगने के बाद ह्यूनसुंग थोड़ा सा सस्पिशियस हो जाता है बिकॉज ये जो 5000 घरों का जो प्रोजेक्ट था ये म्यूजियम कंस्ट्रक्शन को फ्यूचर में मिलने वाला था, बट सिर्फ वो एक एक्सीडेंट की वजह से इन्हें वो इतनी जल्दी मिल गया। ह्यूनसुंग इस टाइम पर सोच रहा होता है क्या ये किसी तरीके का बटरफ्लाई इफेक्ट था, और ये सोचते हुए हमें जुनियोक की इमेज दिखाई जाती है ये बताने के लिए कि हाँ ये एक बटरफ्लाई इफेक्ट था। अभी हमें ह्यूनसुंग अपने प्लान के बारे में बता रहा होता है कि उसका प्लान था कि अभी जो कुछ भी हो रहा है और आगे चलकर जो कुछ भी होता उसका फायदा उठाकर वो धीरे धीरे करके अपनी पावर को बढ़ाता। देन वो जैसे तैसे करके अपना दिमाग दौड़ाकर वो 5000 घरों के प्रोजेक्ट के अंदर पार्टिसिपेट करता। बट अब उसे ये सब नहीं करना पड़ेगा बिकॉज मिस्टर गो के वजह से उसको ऑलरेडी आसानी हो गई है बिकॉज कोचिंग का प्रमोशन हो गया एंड उसके थ्रू ये भी जैसे तैसे करके उस 5000 घरों के प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर ही लेगा। बट इसको अब भी टेंशन हो रही होती है कि ये कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रहा है, इसलिए ही डिसाइड के आगे से जो कुछ भी करेगा उसके बारे में पहले कैलकुलेशन कर लेगा ताकि सब कुछ इसके प्लान के अकॉर्डिंग ही हो, कुछ भी ज्यादा ना हो, वरना मे भी हो सकता है कि इसका प्लान ही फेल हो जाए इस चक्कर में। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल के अंदर कोई अपनी सस्ती सी मर्सिडीज लेकर आ गया होता है। स्कूल के सभी लोंडे भी शौक की भाई यार देखो तो जरा ये किसकी गाड़ी है बे, और तो लोगों ने पहचान लिया होता है ऑलरेडी कि ये किसकी गाड़ी है, और वो और कोई नहीं बल्कि अपना लल्ला गोचेंगे जो कि सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस में आकर बैठ जाता है कि और भाई सुनाओ क्या हाल है। प्रिंसिपल भी लेकर सर जी आपकी मेहरबानी से सब बढ़िया ही चल रहा है चंगा जी। इसके बाद वो उसको थोड़ा सा मक्खन लगाना शुरू कर देता
देता कि भाई आप तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए हो, कंस्ट्रक्शन तो डायसन की शान है। गोचेंग भी लेकर अरे भाई बस कर यार, अभी ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है। बट फिर भी ये ओल्ड रकून को न्यूज कहाँ से मिल गई भाई? ओल्ड रकून का मतलब होता है चालबाज बुढ़ाऊ। फिर आगे गोचेंग सब बोलता है कि मैं तो बस यहाँ पर तेरा थैंक्स करने के लिए आया था, बिकॉज तूने अब तक युनसंग की इतने अच्छे से देखभाल जो की है। प्रिंसिपल से अरे सर जी एज एन एजुकेटर ये तो मेरा काम था। अच्छा बहन के साले तो रेपटे दूंगा ना, पूरा एजुकेटर निकल जाएगा तेरे अंदर से। फिर गोचेंग से कि भाई जो कुछ भी हो मुझे तो तुम्हारा थैंक्स करना ही होगा ना, इसीलिए मैं तो प्लानिंग कर रहा हूँ कि आपको एक छोटा सा प्रेजेंट दे दूं। प्रिंसिपल बोला प्रेजेंट? सर जी कैसा प्रेजेंट? गोचेंग बताता है कि वो इनके स्कूल में एक मॉडर्न जिम बनवाने वाला है और साथ ही एक मॉडर्न स्विमिंग पूल भी। भाई अब तो इस बंदे के भी सोना चांदी हो गए, बिकॉज ये जो चीजें हैं ये सिर्फ प्रेस्टिजियस स्कूल्स में ही रिक्वायर्ड होती हैं, जिसका मतलब कि बहुत जल्द इसका स्कूल भी प्रेस्टिजियस स्कूल्स की गिनती में आने वाला है। इसीलिए प्रिंसिपल उससे बोलता है अरे सर जी अब तो आप टेंशन न लो, हम आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करने वाले, अब से हमारा पूरा स्कूल ही युनसुंग को सपोर्ट करेगा। देखो कोचिंग ये सब कर रहा है बिकॉज युनसुंग की वजह से जो आउटकम निकल कर आया है वो इसकी इमेजिनेशन से भी बहुत बड़ा था। इसे समझ में आ गया कि अगर युनसुंग का साथ रहेगा तो ये आगे चलकर और ऊंचाइयां छुएगा, एंड उसके बदले में ये सब करना तो ये कुछ भी नहीं है। फिर इसके बाद गोचेंग प्रिंसिपल से बोलता है कि आप जरा उस टीचर किम योंगचुल को बुलाएंगे। वेल ये किम योंगचुल को क्यों बुला रहा है वो तो मुझे नहीं मालूम, बिकॉज आगे का चैप्टर मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है। बिल्कुल सही समझे, इसका मतलब अब हमें जो कुछ भी पता लगेगा वो नेक्स्ट चैप्टर में पता लगेगा, जो कि कल आने वाला है, और अब से डेली वीडियो आने वाली है। वेल कोशिश तो यही रहेगी मेरी। खैर अब मैं तुमसे मिलता हूँ कल सीधा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, अब से जो द रेड शर्ट मांगा का चैप्टर है वो मैं हर फ्राइडे नाइट को कवर करने वाला हूँ, यानी सैटरडे को तुम्हें रेड शर्ट मांगा का चैप्टर मिल जाया करेगा।